हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। आशा ही नहीं विश्वास है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, सारे पाठों को बार बार अच्छे से दोहरा रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, अपनी कक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे होंगे। इसी श्रृंखला में आपके पाठों की, आपकी मंजरी पुस्तक की श्रृंखला में अब हमारा अगला पाठ है शाप मुक्ति, जिसके हम प्रश्नोत्तर कर चुके हैं, सार पढ़ चुके हैं, भाषा अध्ययन कर चुके हैं। तो अब आती है बारी एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न की। रमेश उपाध्याय जी द्वारा लिखित इस कहानी के अब हम करेंगे एमसीक्यूज। कहानी आपने बहुत अच्छे से सुनी है, यानी एमसीक्यूज करना तो बेहद आसान रहेगा। ठीक, तो शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहिएगा। शाप मुक्ति पाठ के लेखक कौन हैं? ठीक, विकल्प हैं रमेश उपाध्याय, रमेश अग्रवाल, रमेश भट्टाचार्य और रमेश गोपालाचार्य। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। आप समझ चुके हैं इस पाठ के जो लेखक हैं वे हैं रमेश उपाध्याय जी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर प्रभात थे। सबसे पहले याद कीजिए कि डॉक्टर प्रभात कौन थे। डॉक्टर प्रभात इस पाठ में एक वही पात्र है जिस पर ये पूरी की पूरी कहानी का निर्माण हुआ है, जिनके बचपन की एक गलती का पश्चाताप जो उन्होंने किया और जिसने उसे ऐसे कैरियर की तरफ पहुंचा दिया, एक ऐसे पेशे की तरफ पहुंचा दिया जहां पर वो एक प्रायश्चित करने के रूप में एक बहुत महान पेशा उसने अपना लिया। तो याद कीजिए डॉक्टर प्रभात क्या थे। प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक, प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ, प्रसिद्ध मनोरोग चिकित्सक या फिर प्रसिद्ध बाल रोग चिकित्सक। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो वे थे एक प्रसिद्ध नेत्र रोग चिकित्सक। ठीक है, अब क्यों बने थे वो कहानी आपको बहुत अच्छे से याद होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान यानी यहाँ पर जो स्थान आपको दिया है, यहाँ पर भरना है आपको दिए गए विकल्प में से सही विकल्प। खाली स्थान में नजर कमजोर हो जाती है बुढ़ापे में, बचपन में, जवानी में या फिर प्रौढ़ावस्था में। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। बुढ़ापे में अक्सर नजर कमजोर हो जाती है। ये वाक्य किसने किससे कहा था? तो ये वाक्य दादी ने डॉक्टर प्रभात से जब वो मिलने आई थी अपनी आंखों का इलाज करवाने के लिए, उस समय उन्होंने कहा था कि बेटा बुढ़ापे में नजर तो कमजोर हो जाती है। आगे देखते हैं। बुढ़ापे का इलाज तो खालिस्तान के पास भी नहीं है। क्या आएगा इस विकल्प में? चिकित्सक के पास, वैद्य के पास, भगवान के पास या फिर हकीम के पास। ये सब जो चार नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं ये किसी ना किसी प्रकार के चिकित्सक यानी कि डॉक्टर्स की वैरायटी है जो अलग अलग पैथी के साथ इलाज करते हैं। बुढ़ापे का इलाज तो खालिस्तान के पास भी नहीं है। विकल्प है चिकित्सक, वैद्य, भगवान या हकीम। पाठ के बीच में से ये विकल्प लिए गए हैं, यानी अगर आपने पाठ का वाचन और समझा बहुत अच्छे से है तो ये सब बेहद आसान है आपके लिए। तो देखते हैं। बुढ़ापे का इलाज तो भगवान के पास भी नहीं है, यानी जिस भगवान ने हमें जीवन दिया है वो भी इस उम्र में बुढ़ापा आने से नहीं रोक सकता। पहले बचपन होगा, फिर युवावस्था आएगी, धीरे धीरे समय बढ़ता रहेगा, फिर प्रौढ़ावस्था आएगी और फिर बुढ़ापा तो आना निश्चित है। ठीक है, आगे देखते हैं। डॉक्टर प्रभात के बचपन का नाम क्या था? चिंटू, बंटू, मिंटू या फिर पिंटू। तो इस प्रकार के जो नाम होते हैं वो आप बच्चों को बड़े मज़ेदार तो लगते ही हैं, लेकिन याद भी बड़ी आसानी से हो जाते हैं। और अक्सर ऐसे नामों का प्रयोग घर में बच्चे के निकनेम, जिसे प्यार का नाम कहते हैं, तो घर वाले पुकारने लगते हैं और फिर वो नाम उसकी पहचान बन जाता है। तो यहाँ पर डॉक्टर प्रभात, जिनका इतना बढ़िया नाम था, लेकिन उन्हें बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? चिंटू, बंटू, मंटू या फिर पिंटू। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका। मंटू नाम से उन्हें पुकारा जाता था। दादी कहाँ की रहने वाली थी? किस स्थान से वो संबंध रखती थी? अहमदाबाद, इलाहाबाद, शमशाबाद या फिर औरंगाबाद। तो पाठ में जल्दी लाइंस ढूंढ लीजिए और मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए कि दादी किस शहर की रहने वाली थी। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, सही चल रहे हैं आप लोग। दादी इलाहाबाद की रहने वाली थी। ठीक, आगे देखते हैं। मंटू ने पिल्लों की आंख में किसका दूध डाल दिया था? हमें कहानी बहुत अच्छे से सुनी थी हमने कि उसने खेलते खेलते बताने के बाद भी जो पपीज थे
जिन्होंने उसके घर के आसपास जन्म लिया था उसकी आंख में किसी का दूध डाल दिया था। तो यहाँ पर विकल्प में हमें चुनना है कि किसका दूध उसने उन बिल्लों की आंख में डाल दिया था, आग का, कनेर का, बकरी का या फिर कटहल का। तो यहाँ पर सही जवाब है आग का। आग का दूध बच्चों आंखों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, बल्कि बच्चों को तो छूने के लिए भी मना किया जाता है, कहीं आंख में डालने की तो बात बहुत बहुत बड़ी है। और आपने इस पाठ में परिणाम भी देखा कि जब हम बड़ों की बात नहीं मानते या फिर बिना मतलब का एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं तो वह हमेशा नुकसानदायक ही होता है। जब वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनके साथ एक पूरी टीम होती है, लेकिन यहाँ पर जो मंटू ने किया वो पूरी तरह गलत था। ठीक है, तो इस प्रकार का कोई अनुभव, कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं। आक के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, यह बात मंटू को किसने बताई थी? यानी ये बात उसको बताई गई थी, ऐसा नहीं था कि उसने अनजाने में किया तो उसे ये बात पता ही नहीं थी। यहाँ पर किसी ने उसको संकेत किया था, ये बात बताई थी कि ऐसा नहीं करना है। आपको बताना है कि वो व्यक्ति कौन था। डॉक्टर ने बताई थी, दादी ने बताई थी, अध्यापक ने बताई थी या फिर किसी वकील ने बताई थी? तो जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, उसे उसके अध्यापक ने ये बात बताई थी, जिन्होंने उसको वहाँ पर खेलते देखा था कि बेटा ये चीज़ नहीं करनी है, इसका दूध बहुत जहरीला होता है और आँख में जाते ही किसी को भी अंधा बना सकता है। तो इस प्रकार उसके शिक्षक ने उसको बताया था, लेकिन शिक्षक की बात को सच साबित है, वो बात सच है या नहीं, ये प्रयोग करने के लिए मंटू ने इतनी बड़ी गलती कर दी। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरे पिल्ले की मृत्यु कैसे हो गई? दो जो पिल्ले थे वो तो धीरे धीरे स्वतः ही मर गए थे, लेकिन तीसरे को बचाने का बहुत प्रयास किया गया था, है ना? तो उसको जो तीसरा पिल्ला था उसकी मृत्यु होने का कारण यहाँ पर आपको बताना है कि क्या था। छत से गिरकर, वाहन में बैठकर, किसी वाहन से कुचलकर या फिर घर में ही किसी बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो अब आपको पता है कि वो अंधा तो हो ही गया था, जब उसकी आंख में वो दूध डाला गया तो वो अंधा तो हो ही गया था। एक दिन अचानक वो सड़क पर भागे जा रहा था और किसी वाहन के सामने अचानक आने से, किसी सड़क के सामने, वाहन के सामने आने से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उत्तर है वाहन से कुचलकर। मंटू ने नेत्र चिकित्सक बनने का फैसला क्यों लिया? बच्चे अक्सर बचपन से ही अपना टारगेट बना लेते हैं कि मैं बड़े होकर ये बनूंगा। तो मंटू ने बचपन में ही क्यों ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए उसे नेत्र चिकित्सक ही बनना है? क्या कारण रहा होगा? विकल्प देखते हैं। क्योंकि उसे शौक था, वो डॉक्टर ही बनना चाहता था, वह गरीबों का इलाज करना चाहता था, सेवा की भावना उसके मन में हो सकती है, दादी के शाप के कारण, या फिर गांव वालों के दबाव के कारण कि तुम्हें तो गांव में कोई डॉक्टर नहीं है, तुम्हें तो डॉक्टर बनना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार विकल्प आपके सामने हैं। तो आपको ये उत्तर जो देना है वो कहानी के आधार पर देना है ना? वैसे तो ये उत्तर भी सही है कि गरीबों का इलाज करना चाहता था इसलिए वो नेत्र चिकित्सक बनना चाहता था, लेकिन हमें देना है उत्तर पाठ के आधार पे। तो हमारे पाठ के आधार पर हमें बताया गया है कि जब उसने पिल्लों की आंख में दूध डाल दिया था और वे अंधे हो गए थे, तो दादी ने उसको श्राप दिया था कि जैसे तुमने इन पिल्लों को अंधा किया है वैसे ही तुम्हारी आंखों की रोशनी भी चली जाएगी। तो बिल्कुल सही जवाब इसका है दादी के शाप के कारण। और उसको बचपन से लगा कि दादी ने ये शाप दिया है तो क्यों ना मैं ऐसा कोई काम करूं कि अगर दादी की गलती से भी ये बद्दुआ सच होती है तो उसके पहले मैं ऐसा कोई काम कर लूं जिससे जीवन में मुझे प्रायश्चित हो जाए मेरा। तो उसने क्या किया, वो नेत्र चिकित्सक बन गया और नेत्र चिकित्सक बनने के बाद जाने कितने सारे हजारों लोगों को उसने आंखों की रोशनी लौटा दी, जो कि उसने एक प्रायश्चित के समान कार्य करने के लिए किया था। और इसी कारण उसने अपने बचपन में ही ठान लिया था कि उसे नेत्र चिकित्सक ही बनना है, लोगों की आंखों की रोशनी लौटानी है, क्योंकि उससे 3 पिल्लों की आंखों की रोशनी छिन गई थी, जो उसे एक पाप की तरह, एक बोझ की तरह लगता था। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रस्तुत पाठ किस विधा में लिखा गया है? विधा मतलब किस तरीके से ये पाठ लिखा गया है। तो क्या ये एक कहानी है, क्या ये एक नाटक है, क्या ये एक निबंध है, या फिर क्या एक उपन्यास है? ठीक है, तो आप इसको बताएंगे कि इसमें कौन सी विधा। विधा शब्द का प्रयोग अक्सर कब किया जाता है? जब आप पाठ शुरू करते हैं, तभी आपको स्कूल में शिक्षकों द्वारा और हमारे द्वारा भी बताया जाता है कि किस विधा में ये पाठ की शुरुआत हो रही है। कवि परिचय में भी अक्सर आप ये चीज़ पढ़ते हैं।
ठीक है, तो सही जवाब है इसका कहानी, नाटक, निबंध और उपन्यास में से ये पाठ एक कहानी है। मंटू के बचपन से लेके नेत्र चिकित्सक बनने तक की एक कहानी है। आगे देखते हैं, रमेश उपाध्याय जी का जन्म कहाँ हुआ था, यानी उस गांव के जो नाम लिखे हुए हैं उसमें से किसी एक गांव में उनका जन्म हुआ है। अब आपको जल्दी से याद करना है कि जब हमने कवि परिचय पढ़ा था तो उसमें हमने क्या जाना था कि उनका जन्म किस गांव में हुआ था। बधारी गांव में हुआ था, कोसानी गांव में हुआ था, रूपपुर में हुआ था या फिर कौशाम्बी गांव में हुआ था। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, एकदम सही दे रहे हैं, बधारी गांव में उनका जन्म हुआ था। एक बार जोरदार तालियां खुद के लिए बजा लीजिए, अपनी पीठ ठोक लीजिए कि आप बहुत सही जवाब दे रहे हैं। अगला है विलोम शब्दों की सही जोड़ी है। यहाँ पर 3 पेयर दिए हुए हैं, जोड़ियां दी हुई हैं। जो 2 शब्द दिए हैं वो दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। आपको छांटना है कि इनमें से सही जोड़ी कौन सी है। नई पुरानी, ठंड गर्मी, पाप पुण्य या फिर उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी का मतलब होता है ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। तो आपको इनमें से जल्दी से मुझे बताना है कि कौन सी सही जोड़ी है। तो जी हाँ, मेरे बच्चे हो गए हैं समझदार, बिल्कुल सही जवाब उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों जो जोड़ियां हैं वो बिल्कुल सही हैं। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। पन प्रत्यय से बना है। प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल दें, यानी मूल शब्द के, जो उसके हटाने के बाद जो शब्द है उसका भी एक सार्थक अर्थ होना चाहिए। लड़कपन, बचपन, पचपन और छप्पन। तो ये जो आपको यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं, अब जल्दी से इनमें से छांट लीजिए कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें मूल शब्द में पन लगा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब लड़कपन। ठीक, दादी ने इस शब्द का प्रयोग मंटू के लिए किया था। बाल सखा का क्या अर्थ है? बाल सखा शब्द का प्रयोग सबसे ज्यादा आपने कब सुना है? जब आप श्री कृष्णा या रामायण देखते हैं, उस समय शब्द का प्रयोग आपने बहुत सुना होगा। लेकिन इस पाठ में मंटू को भी बाल सखा, दादी के पोते ने उसको अपना बाल सखा कहा था। तो यहाँ बाल सखा का क्या अर्थ है? बचपन का सखा, सखा का अर्थ होता है मित्र या दोस्त। बचपन के बाल, बचपन के बाल रोग और या फिर बचपन के शिक्षक। तो इसमें से बाल सखा का अर्थ, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब, बचपन का बाल सखा का अर्थ है बचपन का सखा, यानी बचपन का दोस्त। जिज्ञासा का अर्थ है, जिज्ञासा ये शब्द आपने, जब आप कोई बड़े बड़े काम करते हैं, पढ़ाई की बातें करते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तब इस शब्द का प्रयोग अक्सर आप सुनते और करते होंगे। तो यहाँ पर जिज्ञासा का क्या अर्थ है? जाना पहचाना, सुना सुनाई, जानने की इच्छा या फिर जो ऐसी कोई चीज़ जिसे हम जान चुके हैं। तो जी हाँ बिल्कुल सही, जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। कोई भी चीज़ जो आप जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि मेरी पाठ के जो पूरे पाठ हैं वो हर पाठ हमसे क्या कह रहा है, तो ये एक जिज्ञासा है। आप मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में जानना चाहते हैं, इसके वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो ये भी जिज्ञासा है। हो सकता है ये जिज्ञासा आपके मन में हो कि मैम आप अगला वीडियो कब पोस्ट करेंगी, अगला पाठ कौन सा पढ़ाएंगी। ये सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं? जिज्ञासा कहलाती हैं, यानी किसी भी चीज़ के जानने की इच्छा। तो जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। अगले विकल्प की ओर चलते हैं। सही जोड़ी है, यहाँ पर आपको 3 जोड़ियाँ दी हुई हैं, आपको पेयर बताना है, जोड़ी बतानी है कि क्या ये सही है। आँख, मदार, क्या आँख को मदार कहा जाता है? जल्दी से बताइए, सोच लीजिए। अक्सर, प्रायः, हम अक्सर बातों में बोलते हैं, देखिए मैंने अभी बातों बातों में बोल ही दिया कि अक्सर हम शाम के वक्त घूमने निकल जाते हैं, तो अक्सर यानी, और प्रायः यानी क्या होता है? प्रायः मैं शाम को घूमने निकल जाती हूँ। तो दोनों लगभग सेम मीनिंग है, एक जैसे अर्थ है दोनों के। मासूम का अर्थ भोला, मेरा छोटा भाई बड़ा मासूम है, मेरा छोटा भाई बड़ा भोला है। तो क्या ये समानार्थी शब्द हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे की पूर्ति कर रहे हैं, समान अर्थ प्रकट कर रहे हैं? तो जी हाँ बिल्कुल सही। आँख, मदार, अक्सर, प्रायः, मासूम, भोला और अंत में आ गया विकल्प उपरोक्त सभी। जी हाँ, तो अब बताइए कि इसमें सही विकल्प
कौन सा होगा? तो आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, उपरोक्त सभी इस विकल्प का सही उत्तर है, क्योंकि आंख मदार, अक्सर प्राय और मासूम भोला तीनों ही सही जोड़ियां हैं। आ गए हैं हम अपने अंतिम पड़ाव पर। रमेश उपाध्याय यानी कि इस पाठ के लेखक किस विश्वविद्यालय में अध्यापक का कार्य कर रहे हैं? ठीक है, जब हमने इनका कवि परिचय पढ़ा था उस समय हमने इस बारे में जाना था। विश्वविद्यालय जिसके अंतर्गत कई अन्य विद्यालय या जो कॉलेजेस हैं वो चल रहे हैं। तो विश्वविद्यालय को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिवर्सिटी कहते हैं। आपके अपने शहर में कई यूनिवर्सिटी होंगी अलग अलग विषयों की। ठीक है, तो रमेश उपाध्याय किस विश्वविद्यालय में, यानी वो हिंदी विभाग में कार्यरत थे, तो वो कौन से विश्वविद्यालय में थे? तो यहाँ पर आपको 4 विश्वविद्यालय दिए हुए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय, साथ ही साथ काशी विश्वविद्यालय और हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसमें से वे कौन से विश्वविद्यालय में कार्यरत थे? वे दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत थे और वहां पर अध्यापन का कार्य कर रहे थे। अध्यापन यानी पढ़ाने का कार्य कर रहे थे। आ गए हैं हम अपने अंतिम विकल्प पर, जो कि है रमेश उपाध्याय ने उपसंपादक का कार्य किस समाचार पत्र में किया था? समाचार पत्र जो होते हैं उसमें होते हैं संपादक, जो पूरे पेपर की हर एक चीज़ की जानकारी रखते हैं। कौन सी खबर कहाँ छपेगी, किस दिन छपेगी, कितने आकार में छपेगी, वो हर एक चीज़ उनकी निगाह से होकर ही गुजरती है। कितने पत्र, पृष्ठ संख्या कितनी होगी, कौन सी खबर को प्रमुखता दी जानी है, कौन सी छोटे कॉलम में आएगी, ये सभी कार्य कौन देखते हैं? संपादक और उपसंपादक देखते हैं। तो यहाँ पर आपको पता लगाना है कि जो हमारे रमेश उपाध्याय जी थे उन्होंने कौन से समाचार पत्र में उपसंपादक का कार्य किया था। तो साप्ताहिक हिंदुस्तान में किया था, नवनीत में किया था, सरस्वती पत्र में किया था, या फिर का और खा दोनों में किया था। तो आपने अगर इसका कवि परिचय बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप तो फट से इसका आंसर जान गए होंगे। जी हाँ, साप्ताहिक हिंदुस्तान और नवनीत दोनों ही समाचार पत्रों में इन्होंने उपसंपादक का कार्य किया था। तो आपके सामने सही उत्तर है। इस पाठ के हमने 20 MCQs देखे, 20 विकल्प देखे। विकल्प आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए बहुत आवश्यक है। जब आप विकल्पों को सॉल्व करते हैं, विकल्पों के बारे में सोचते हैं, उनके उत्तर, तो आपके जो मस्तिष्क में जो चीज़ें हैं, वो घटनाक्रम है, वो उसकी उथल पुथल हो जाती है और आप कारण ढूंढने के लिए अपने आप को बहुत तत्पर तरीके से आप उसके उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं और पूरी की पूरी कहानी को रिकॉल कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं अपने मन में, जो कि आपको पाठ को कंठस्थ कराने में बहुत मददगार होता है। और ये जो विकल्प है ये परीक्षा उपयोगी होते हैं। अक्सर आपकी परीक्षाओं में भी इस तरीके के विकल्प आते हैं। तो हुई ना, दोनों काम एक साथ होते चल रहे हैं आपके, तो पुनरावलोकन भी होता जाता है और आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि आपकी मानसिक योग्यता की परीक्षा भी होती जाती है। ठीक है, तो देखते हैं अगले पाठ में। नया पाठ अब हम शुरू करेंगे, इसके बाद वो पाठ आपसे क्या कहता है उसकी जानकारी तो मैं दूंगी आपको बाद में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपना विशेष ध्यान रखें। और मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस तो आप देख ही रहे हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए चीज़ों का भंडार लेकर आया है। मेरे इस तरफ देख रहे हैं आप CBSE इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, UP बोर्ड, MP बोर्ड, साथ ही साथ बिहार बोर्ड, NTSC, CUET और ओलंपियाड, और एक चीज़ स्पोकन इंग्लिश भी। इतनी सारी चीज़ों का खजाना छुपा रखा है मैग्नेट ब्रेन्स ने। तो इन सारी चीज़ों को खोजिए, एक्सप्लोर करिए, अपने लायक जो भी आपको वीडियोस लगते हैं जो आपकी कक्षा से संबंधित हैं, खूब देखिए, उनको पढ़िए, अपने मित्रों को बताइए। जितना आप शेयर करेंगे चीज़ों को उतना ही आपकी जानकारी बढ़ती जाएगी। बुक्स और ई-बुक्स के कलेक्शन के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जब क्लिक करेंगे और गूगल फॉर्म ओपन होगा, गूगल फॉर्म को भरते ही सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी। हमसे संपर्क करने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद ले सकते हैं। वीडियोस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।